नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक जो समकालीन भारत है उसका पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। भारत की आकार और स्थिति जो पार्ट 1 है वो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उस पर हमने डिस्कशन भी कर रखा है और वो जो वीडियो है वह 2 भागों में है जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी और आपको आपकी सुविधा के लिए मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर हम वीडियो का अच्छे से डिस्क्रिप्शन करते हैं और एनसीईआरटी की जो भी किताबें हैं, ताकि जो बच्चे जो अभी जिनको किताबें नहीं मिली है या जो किताबों के थ्रू नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको हम अपने साथ में बिठा के यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आज हम हिमालय पर्वत और भारत के अंदर के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत का भौतिक स्वरूप, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को थोड़े मुश्किल शब्द समझ में आएंगे क्योंकि आप हमारे पहले वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए। 6th, 7th और 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो बहुत अच्छी है और 9th क्लास की ज्योग्राफी उसका समग्र ही है। मतलब अगर आप देखेंगे कि ज्योग्राफी जो है वो जो भूगोल है वह 6th, 7th, 8th, 9th, इवन 10th और 11th में भी एक जैसी ही है उनमें। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे आप अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ते जाते हैं उसमें भूगोल की आपको गहरी गहरी बातें पता लगने लगती हैं जो आपको छोटी कक्षाओं में नहीं बताई जाती। तो भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब इस में आपको विस्तार से एक एक चीज का आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ पे क्योंकि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर हमारी जगह है जिसपे भारत फैला हुआ है। वो इतना बड़ा देश है कि भारत के पूर्व से पश्चिम में 2 घंटे का समय का अंतर है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि भारत कितना बड़ा है। ठीक है, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप यहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। मतलब भौगोलिक, भौतिक मतलब जो मेटेरियलिस्टिक चीजें जो होती हैं, मतलब जो चीजें आप छू सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम बोल रहे हैं भैया हवा इतनी है या वो इतनी है, जो चीजें आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं, भौतिक चीजें हैं, भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर मतलब भूगर्भीय आपको पता ही है, पृथ्वी के अंदर। भू का जब भी बात आए मतलब धरती की बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है। तो भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थल आकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारी अरावली रेंज है और जो प्रायद्वीपीय पठार हैं ये बहुत पुराने पठार हैं, बहुत पुराने पर्वत हैं। ठीक है, और इनको एक स्थिर भाग माना जाया करता था, लेकिन भूकंप ने बताया कि थोड़ा सा इसमें कुछ परिवर्तन है, गलत साबित हो गया। और हिमालय जो पर्वत है आपको पता ही है वो युवा वलित पर्वत है, हमने पहले भी आपको बताया है। इसका अर्थ है कि वह तब बना जब भारत का जो ये इंडियाना जो प्लेट थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गई, इंडियाना प्लेट जब आके एशिया में मिली तब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि और जो ये सब कुछ जो परिवर्तन हुए हैं ये एकदम से नहीं हुए हैं। इनको लाखों वर्ष लग गए हैं, हजारों वर्ष लग गए हैं इन परिवर्तनों को होने में। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी की जो आयु है वह कितनी है। ठीक है, आपको पता है ब्रह्मांड की आयु कितनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो पृथ्वी की आयु है वो 4.6 बिलियन मतलब 460 करोड़ जो वर्ष है वह है 460 करोड़। ठीक है, इतनी वर्ष हमारी पृथ्वी पुरानी है और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4.6 बिलियन। ठीक है,
इतने ईयर्स हमारी पृथ्वी को हो गए हैं। तो धीमे धीमे करके, जैसे जैसे आपको पता है, पहले डायनासोर्स युग था, डायनासोर भी थे यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें थी। आप जैसे जैसे पढ़ते हैं हमें अवशेष मिलते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, मनुष्य का परिवर्तन हुआ, ये सब कालांतर में हुआ है। मतलब इतना समय लगा इनको, लाखों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष लग गए किसी चीज को परिवर्तन होने में। और ऐसे ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। भारत का उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत के कारण ही बना है, क्योंकि जब वहां से नदियां आती हैं और वह आके बहुत बेहतरीन जो मृदा है, मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, वह जो गाद है, वह सारी मिट्टी उत्तरी मैदान में फैला देती है, हमारे उत्तर भारत में फैला देती है, जो कि एक समतल स्थान है। इसलिए वहां पे इतनी अच्छी उपजाऊ मृदा है और वहां पे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हिमालय पर्वत हमारा, और जितना भी आपको दिख रहा है ब्राउन कलर में, ठीक है, ये सारा हमारे हिमालय पर्वत है। और आप ये देख सकते हैं कि जो ये हमारा हिमालय पर्वत है पूरा पूरा का पूरा इसमें। और जो ये रेड रेड जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ये रेड है ऐसे में, मतलब जो लाइनें हैं, ये पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। आपको ये पर्वत श्रेणी से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका भी नेम होते हैं छोटे छोटे। और इसमें जो आप क्या कहते हैं, ये देखेंगे जो ऐसे करके ब्लैक कलर का आप ये देखेंगे, ठीक है, ऐसे करके जो ब्लैक कलर का यहाँ पे एक ट्रायंगल्स है, यहाँ पे ये पर्वत की चोटियां देखिए, माउंट एवरेस्ट ये रहा, ठीक है। और कंचनजंगा उसके बगल में है, अन्नपूर्णा है, और नंदा देवी पर्वत है, ठीक है। तो और देखिए, ये मैंने क्या बताया आपको, पर्वत श्रेणियां थी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ठीक है, और ये शिवालिक श्रेणी है जो नीचे वाली है। तो ये ज्यादा वो हो गया, तो आप समझ सकते हैं, आप आराम से इसको पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हो। और आपकी किताब में ये होगा, नहीं होगा तो आपके लिए हमने ये जो ये है मैप है वो आपके सामने हमने रख दिया है। तो हम उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना, मैंने अभी आपको बताया था, जलोढ़ मृदा से बना है। निक्षेप मतलब वह जलोढ़ निक्षेपों से बना है जो वो लेके आती है, नदियां पर्वतों से लेके आती है बेहतरीन मिट्टी। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों, चट्टाने वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। आपको पता लग गया है। आग्नेय और रूपांतरित या कायांतरित शैलें, ठीक है। आपको पता है कि 3 शैलें होती हैं, आग्नेय, रूपांतरित या कायांतरित, और तीसरी कौन सी है, अवसादी शैलें। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये मुख्य भौगोलिक भारत का वितरण है। अब हम आगे पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, देखिए, है ना, ये क्या है, सिंधु नदी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है जब भारत में एंटर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से भी असमान, मतलब ये असम जो है, ये असम मतलब अनइक्वल है, मतलब जहाँ पे असमान, ऊपर डिफरेंस जो है, असमान अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। मतलब एक जो सेमी सर्कल जिसे आप कह सकते हैं, अर्धवृत्त मतलब आधा जो गोला है या सी का जो आकार बनाता है, उल्ट अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे चंद्रमा का एक आकार बनाता है हमारा हिमालय पर्वत। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की
ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, मतलब डाइवर्सिटी है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मतलब वहां पे इतना हिम है, इतनी बर्फ है, इसलिए उसको हिम आद्री बोलते हैं। इतनी बर्फीली जगह है उसको, ठीक है, महान हिमालय कहते हैं उसको। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखरों के नाम हम बता रहे। देखिए अब आपको समझ में आ गया कि जो महान हिमालय है, जो सबसे बड़ा हिमालय से हिमाद्री भी कहते हैं, वह सबसे ऊपर है और उसकी जो ऊंचाई है, उसमें जो पर्वतों की जो ऊंचाई है उसमें 6000 मीटर है कम से कम औसत ऊंचाई, मतलब वो सबसे ऊपर का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट जो है वह सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट या सागर माथा कहते हैं हिंदी में। आप कभी अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कभी अगर आपको मिल जाएगी सागर माथा पर्वत, तो आप कभी परेशान नहीं होना। तो सागर माथा जो है वो माउंट एवरेस्ट का हिंदी नाम है, जो नेपाल में ज्यादातर बोला जाता है। और ये जो देश है, ये कौन से देश में है? नेपाल में। आपको मैं बता देता हूँ कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह हमारे देश भारत में तो है ही है, साथ में देखिए इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ में नेपाल और भूटान के अंदर भी लगती है, ठीक है। तो हमारे साथ साथ दो देशों में और ये क्या कहते हैं फैला हुआ है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और थोड़ा बहुत अगर आप देखा जाए तो चीन और तिब्बत में भी है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलाश श्रेणी है, ठीक है। तो कुल मिला के 4 जो देश है, उन 4 देशों में हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल के अंदर आता है, ठीक है। ऐसे ही अभी कुछ और भी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर स्थित है, जो 8848 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे बड़ी पर्वत चोटी का जो दायित्व है वो रखता है। उसके पास ये एक टाइटल है, सबसे बड़ा विश्व का पर्वत है माउंट एवरेस्ट जो चोटी है। कंचनजंगा भारत के अंदर स्थित है, 8598 मीटर, ये दूसरी विश्व की सबसे बड़ी चोटी है और ये भारत के अंदर स्थित है। मकालू नेपाल के अंदर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8481। और धौलागिरी पर्वत भी नेपाल के अंदर ही है। ये हिमालय पर्वत की कुछ ऊंचे शिखर हैं। धौलागिरी पर्वत शिखर भी नेपाल के अंदर स्थित है। 8172 मीटर, मतलब 8 किलोमीटर के हिसाब से। आप मीटर का आपको पता है कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। नंगा पर्वत भारत के अंदर स्थित है, 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर स्थित है, 8078 मीटर। नंदा देवी जो है वो भारत के अंदर है, 7817 मीटर। कामेट भारत के अंदर है, नामचा बरुआ भारत के अंदर है और गुरुला मंदाथा नेपाल के अंदर है। ये कुछ हिमालय पर्वत श्रृंखला का कुछ सबसे ऊंची श्रेणियां हैं, ठीक है। कुछ ऊंचे शिखर हैं जो हिमालय के बहुत मतलब जाने माने ऊंचे शिखर हैं जो भारत और नेपाल के अंदर स्थित हैं। तो हमने आपको ये बताया। महान हिमालय के विरले की प्रकृति असमन्वित है। हिमालय के इस भाग का करोड़ ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ज्ञात करना और बताना है। आप देख सकते हैं आराम से, इसमें सब है, इस पूरे मैप में सब कुछ है। अब खुद देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि चलिए आप थोड़ा पढ़, जैसे देखिए नंगा पर्वत है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप दिख जाएगा कि ये आपको जम्मू कश्मीर के अंदर दिख जाएगा। और आप यहाँ पे नंदा देवी देख सकते हैं, ये उत्तराखंड में आपको दिख जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा है तो ये सिक्किम में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और बता भी सकते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, ठीक है। असम आपको हम बताइए ना, असम, ये असम राज्य में मत पहुंच जाना। असम मतलब जो समान नहीं होता, ठीक है। श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न
हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ज्ञात कीजिए, एटलस में मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखे तथा उन राज्यों के नाम लिखे जहां वे स्थित है। मैं बता देता हूँ कि मसूरी तो देहरादून के पास में है, आपको पता ही है, उत्तराखंड में है। ठीक है, बाकी आपको भी नैनीताल और रानीखेत के बारे में बताना है। हिमालय के सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ को मोटी परत से ढकी हुई है। बजरी और जलोढ़ की जो मोटी परत है उससे ढकी हुई है। कौन सी श्रृंखला? शिवालिक श्रृंखला। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि ये समझ लीजिए, ये पर्वत जहां पे शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये पर्वत है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे आप एक पर्वत देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये तो होगी पर्वत की चौड़ाई, ठीक है, क्या होगी ये? उसकी ब्रेथ, चौड़ाई होगी, और ये क्या होगी? उसकी हाइट, ठीक है, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि हाइट, ऊंचाई उसकी इतनी है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि पर्वत की जो चौड़ाई की बात जो हो रही है कि कितने चौड़े हैं, मतलब इतने किलोमीटर तक वह चौड़े हो सकते हैं एक पर्वत, ठीक है। आपको लगेगा भी नहीं कि, और आपको पता लगेगा कि आप उस पर्वत के साथ साथ ही चल रहे हैं, उसकी चौड़ाई में ही चल रहे हैं, और वह इतने ऊंचे हो सकते हैं। और आपको बता दिया कि जो दून है, जो महत्वपूर्ण दूने हैं, वह निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून आपको पता है, अब मैंने बताया कि उत्तराखंड में, और मैं आपको बता देता हूँ कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे और मैप आ गया है, एक बहुत प्यारा सा भौगोलिक वितरण के बारे में बता दिया गया है कि कितनी ऊंचाई है, ऊंचाई मीटरों में, और नीचे कैसे है, और पर्वत श्रेणियां, और आपको कुछ नदियां भी मिलेगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और महानदी, तापी, नर्मदा, माही, जो हमारे दक्षिण भारत की है, और अनाई जो हमारी कुछ पर्वत चोटियां भी हैं, अभी नीलगिरी पहाड़ियां, ये दक्षिण भारत की है। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, पश्चिम से पूर्व की तरफ। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना भी जाता है। आपको पता है कि काली नदी जो है वह भारत और नेपाल के बीच में एक तरीके से सीमा भी बनाती है, और वहां के जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। जो कुमाऊं है, गढ़वाल जो उत्तराखंड का जो कुमाऊं जो रीजन है वो भी वहीं पे ही है। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की और एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत को पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां
तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से जो अवसादी शैल से ही बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटी के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। अब आगे हम उत्तरी मैदान पे। तो मेरे ख्याल से उत्तरी मैदान को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है काफी बड़ा हो गया है, काफी लंबा हो गया है। तो हम उत्तरी मैदान को, हिमालय पर्वत हमने पढ़ लिया, अब हम उत्तरी मैदान को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम इसी सीरीज में ऐसे ही जुड़े रहेंगे और ऐसे ही बने रहेंगे, तो आपको भी ऐसे ही बने रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे आपके साथ में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिएगा, वरना आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से मतलब आपको नहीं मिलेगी, आप पहुंच नहीं पाएंगे वीडियो, क्योंकि वीडियो रिलीज हो गया है। और अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाइए। ठंड बढ़ गई है, गर्म कपड़े पहनिए, गर्म चीजें खाइए और थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करिए, ताकि आप फिट रहे, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखिए। ठंडा पानी नहीं पीजिए, कैप लगाइए, सॉक्स पहनिए, शूज पहनिए और अपने आप को बचा के रखिए। जब तक स्कूल नहीं खुल जाते हैं तब तक आप वीडियोस के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और मैं आशा करता हूँ आपको काफी अच्छी लगी होगी वीडियो और आप पढ़ भी रहे होंगे। एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए वीडियो के एंड में, आप जरूर उसको देखिएगा और आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो आपको बहुत कुछ अच्छा जीवन में मिलेगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।